दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम पूरे 50 प्रश्नोत्तर की सीरीज को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हैं। दोस्तों IC 38 में कुल 4 सेक्शन हैं। जनरल सेक्शन, लाइफ सेक्शन, कॉमन सेक्शन और हेल्थ सेक्शन। अब किसको क्या पढ़ना होता है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एग्ज़ाम पास करना है तो आपको लाइफ, कॉमन और हेल्थ ये तीनों सेक्शन को पढ़ना होगा। जबकि नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस एजेंट एग्ज़ाम पास करने के लिए कॉमन, हेल्थ और जनरल ये तीनों सेक्शन को पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हेल्थ और कॉमन ये 2 सेक्शन की तैयारी करनी होगी। IC 38 के इन चारों सेक्शन में से आज हम हेल्थ सेक्शन से पूरे 50 प्रश्न उत्तर को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों जो प्रश्न उत्तर आपको वीडियो में बताए जाते हैं उनमें कुछ प्रश्नोत्तर ऐसे होते हैं जिनको समझना काफ़ी आवश्यक होता है। वैसे प्रश्नों को अगर आप भली भांति समझ लेंगे तो उसी प्रश्न को अगर वाक्य बदल करके आपको दे दिया जाएगा तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे। लेकिन जो समझने वाले प्रश्न उत्तर हैं उसको अगर आप रटने का काम करते हैं तो परीक्षा में अगर वाक्य बदलकर वही प्रश्न को दे दिया जाए तो उस समय आप परेशानी महसूस करेंगे। इसलिए प्रश्नोत्तर को समझिए कि आखिर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके समक्ष, इसको आप समझिए। एक प्रश्न का मैं जिक्र कर रहा हूं कि निम्न में से कौन सा तत्व रुग्णता दर को प्रभावित नहीं करता है। रुग्णता दर का अर्थ हो जाएगा बीमार पड़ने के जोखिम। आप प्रश्न को इस प्रकार से समझिए कि निम्न में से कौन सा तत्व ऐसा है जो रोग बीमारी को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, पहला विकल्प है आयु, दूसरा विकल्प है लिंग, तीसरा विकल्प है जाति, चौथा विकल्प है व्यवसाय। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व ऐसा है जो रोग बीमारी को प्रभावित नहीं करता है। पहला विकल्प है आयु। आयु जो है वो रोग बीमारी को प्रभावित करेगा, चूंकि एक जवान व्यक्ति की तुलना में एक बूढ़े व्यक्ति में रोग बीमारी अधिक हो सकती है, यानी कि आयु जो है वो रोग बीमारी को प्रभावित करेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से लिंग यानी कि जेंडर जो है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अलग अलग बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो लिंग भी जो है वो रुग्णता दर को प्रभावित करेगा। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस या व्यवसाय, अगर हम कोयले की फैक्ट्री में काम करते हैं या धुआं वाले क्षेत्र में काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो हमें रोग बीमारियां हो सकती है। यानी कि बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं रोग बीमारी को प्रभावित करेगा, लेकिन जाति जो है वो रोग बीमारी को प्रभावित नहीं करेगा। जाति और रोग बीमारी में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो हमने प्रश्न को अब समझ लिया कि आखिर प्रश्न में कहा क्या जा रहा है और इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, अब इसी प्रश्न के विकल्प को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं और देखते हैं कि आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारक व्यक्ति की रुग्णता को प्रभावित नहीं करता है। क नंबर का विकल्प है लिंग, ख नंबर का विकल्प है पति पत्नी की नौकरी, ग नंबर का विकल्प है आदतें, घ नंबर का विकल्प है निवास स्थान। चूंकि पीछे प्रश्न में हमने रुग्णता दर को भली भांति समझ चुके हैं तो इसलिए इस प्रश्न में हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो पहला विकल्प जो है लिंग, लिंग जो है वो रुग्णता दर को प्रभावित करेगा। ठीक है, पीछे भी हमने समझा है। ख नंबर का विकल्प है पति पत्नी की नौकरी। पति पत्नी की जो नौकरी है वो किसी भी परिस्थिति में रुग्णता दर को प्रभावित नहीं करेगा। अगर पति पत्नी नौकरी करते हैं तो वो उनके रोग बीमारी को किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प। अब हम ग नंबर का भी विकल्प देख लेते हैं क्या कहता है कि ग नंबर का विकल्प कहता है आदतें। हमारी आदतें हमारी बीमारी को या हमारी रोग बीमारी को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, घ नंबर का विकल्प है निवास स्थान। अगर हम प्रदूषित क्षेत्र में रहते हैं तो हमें रोग बीमारियां हो सकती है। सिंपली इसको आप समझिए, तो निवास स्थान जो है वो रुग्णता दर को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो पीछे के प्रश्न में और इस प्रश्न में थोड़ा सा वाक्य का अंतर है विकल्प में। ठीक है, प्रश्न वही है, चूंकि हमने पीछे भी प्रश्न को भली भांति समझ लिया है तो इसलिए इस प्रश्न में हमें परेशानी नहीं हुई।
ठीक उसी प्रकार से आप प्रश्न को समझिए ताकि उस प्रश्न को किसी भी प्रकार से फेरबदल करके आपको परीक्षा में दिया जाए तो आपको परेशानी नहीं हो। लेकिन कुछ प्रश्नोत्तर ऐसे हैं जिन्हें आपको रट लेना है, जैसे संख्या वाले प्रश्नोत्तर और ईस्वी सन वाले प्रश्नोत्तर। अब इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि भारत में वर्तमान समय में कितनी जीवन बीमा कंपनी कार्यरत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। तो ऐसे प्रश्नों को आपको रट लेना है, ठीक है, चूंकि ये संख्या वाले प्रश्न हैं। ठीक उसी प्रकार से LIC का गठन कब हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 सितंबर 1956। तो इन्हें भी आपको रट लेना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप रट लीजिए, ठीक है। तो आइए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं 50 प्रश्नोत्तर की सीरीज, जिसको हम यथासंभव आपके ही शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो अब शुरू करते हैं 50 प्रश्नोत्तर की सीरीज। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 हम लोग पढ़ेंगे। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार होते हैं? क नंबर का विकल्प है पीने का साफ पानी, ख नंबर का विकल्प है सफाई, ग नंबर का विकल्प है पोषण, घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए कौन से तत्व जिम्मेदार होते हैं। तो पीने का पानी साफ होना चाहिए, सफाई भी होनी जरूरी है, आवश्यक पोषण भी मिलना चाहिए, तब जाकर के कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घ नंबर का विकल्प उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 2 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन स्वास्थ्य बीमा दावा प्रक्रिया में हितकर नहीं है? हितकर का अर्थ हो जाएगा उपयोगी, ठीक है। क नंबर का विकल्प है ग्राहक, ख नंबर का विकल्प है पुलिस विभाग, ग नंबर का विकल्प है विनियामक, घ नंबर का विकल्प है TPA यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जो स्वास्थ्य बीमा दावा प्रक्रिया के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। ग्राहक तो उपयोगी होगा ही स्वास्थ्य बीमा दावा प्रक्रिया के लिए। ग नंबर का विकल्प विनियामक यानी कि IRDA भी उपयोगी होगा, जहां बीमा की चर्चा होगी वहां IRDA उससे जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। घ नंबर का विकल्प TPA भी स्वास्थ्य बीमा दावा प्रक्रिया में हितकर होगा, लेकिन पुलिस विभाग जो है वो स्वास्थ्य बीमा दावा प्रक्रिया में हितकर नहीं है, ठीक है। यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा दस्तावेज अस्पतालों के पास होता है जिसमें किसी अंतः रोगी यानी कि इन पेशेंट पर किए गए सभी उपचारों की जानकारी होती है? क नंबर का विकल्प है जांच रिपोर्ट, ख नंबर का विकल्प है डिस्चार्ज की जानकारी यानी कि छुट्टी देना, ग नंबर का विकल्प है केस पेपर यानी कि मामले का दस्तावेज, घ नंबर का विकल्प है अस्पताल पंजीकरण प्रमाण पत्र। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वैसा दस्तावेज है जो अस्पतालों के पास होता है जिसमें किसी अंतः रोगी पर किए गए सभी उपचारों की जानकारी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जांच रिपोर्ट, यानी कि क नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे। दावे की स्थिति के आधार पर बीमा कंपनी के बही खातों में सभी दावों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को डैश के रूप में जाना जाता है। क नंबर का विकल्प है पुलिंग, ख नंबर का विकल्प है अकाउंटिंग, ग नंबर का विकल्प है रिजर्विंग यानी कि आरक्षण, घ नंबर का विकल्प है निवेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प आरक्षण या रिजर्विंग, ठीक है। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि दावे की स्थिति के आधार पर बीमा कंपनी के बही खातों में सभी दावों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को आरक्षण के रूप में जाना जाता है। यानी कि आरक्षण बोलिए या उसको अंग्रेजी में रिजर्विंग बोलिए, दोनों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
और इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 हम लोग पढ़ेंगे, अस्थायी पूर्ण विकलांगता दावे के लिए इनमें से कौन से दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आगे जो हम विकल्प पढ़ेंगे क ख ग घ, इन चारों दस्तावेज में से वो कौन सा दस्तावेज है जिन्हें अस्थायी पूर्ण विकलांगता दावे के लिए जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क नंबर का विकल्प है विधिवत भरा हुआ व्यक्तिगत दुर्घटना दावा प्रपत्र जिस पर दावेदार का हस्ताक्षर हो, ये तो जमा करना होगा। ख नंबर का विकल्प है बीमा पॉलिसी की प्रति यानी कि बॉन्ड पेपर, ये भी जमा करना होगा। ग नंबर का विकल्प है बीमित व्यक्ति की विकलांगता को प्रमाणित करने वाले सिविल सर्जन या किसी समकक्ष सक्षम चिकित्सक से अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, ये भी जमा करना होगा। घ नंबर का विकल्प है इलाज करने वाले डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करेगा कि बीमा धारक अपने सामान्य कामकाज करने के हिसाब से फिट है। ये वाला जो प्रमाण पत्र है ये जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये प्रमाण पत्र को जमा किया जाए तो व्यक्ति को क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है। सेंटेंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि इलाज करने वाले डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करेगा कि बीमा धारक अपने सामान्य कामकाज करने के हिसाब से फिट है, तो ये वाला जो प्रमाण पत्र है यही जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। यानी कि घ नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रस्ताव फॉर्म में अगर स्वास्थ्य ठीक न पाया जाए तो प्रस्तावक को कहा जाता है कि वह एक और प्रश्न पत्र भरे जो डैश बीमारी के बारे में विस्तार से दर्शाता हो। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक प्रस्तावक जिन्होंने बीमा खरीदने के लिए बीमा कंपनी के पास प्रस्ताव किए हैं, बीमा कंपनी उसके प्रस्ताव फॉर्म को देखती है और बीमा कंपनी को प्रस्ताव फॉर्म देखने पर यह लगता है कि प्रस्तावक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो क्या कहती है प्रस्तावक से कि आप स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक प्रश्न पत्र को भरें। ठीक है। एक फॉर्मेट होता है जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। ठीक है। उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि वह एक और प्रश्न पत्र भरे, ठीक है, जो डैश बीमारी के बारे में विस्तार से दर्शाता हो। यहाँ 3 बीमारियों के नाम दिए गए हैं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और छाती का दर्द। तो किस बीमारी के बारे में विस्तार से दर्शाना होता है, यही पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो उपरोक्त में से कोई भी, यानी कि इन तीनों बीमारियों में से किसी भी बीमारी के बारे में बीमा कंपनी प्रस्तावक से प्रश्न पूछ सकती है, जान सकती है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प, उपरोक्त में से कोई भी। प्रश्न संख्या 7 हम लोग पढ़ेंगे, जोखिम अंकन डैश की एक प्रक्रिया है। क नंबर का विकल्प है बीमा उत्पादों की बिक्री। ख नंबर का विकल्प है ग्राहकों से प्रीमियम इकट्ठा करना। ग नंबर का विकल्प है जोखिम का मूल्यांकन और जोखिम का मूल्य निर्धारण। घ नंबर का विकल्प है विभिन्न बीमा उत्पादों की बिक्री। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जोखिम अंकन कैसी प्रक्रिया है, उसी को यहाँ पर प्रश्न बना करके लिखा गया है कि जोखिम अंकन डैश की एक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प जोखिम का मूल्यांकन और जोखिम का मूल्य निर्धारण। यानी कि मान लेते हैं कि रमेश अपना बीमा खरीद रहा है, तो बीमा कंपनी यानी कि जोखिमांकन करता ये देखेगी कि रमेश के साथ कैसा जोखिम है, उस जोखिम का बीमा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अगर उस जोखिम का बीमा किया जा सकता है तो किस नियम शर्त यानी कि किस कंडीशन के आधार पर किया जा सकता है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि जोखिम का मूल्यांकन। और आगे लिखा गया है कि जोखिम का मूल्य निर्धारण, अगर बीमा उसको दिया जाए तो उसमें कितना प्रीमियम चार्ज किया जाए, उसी को यहाँ लिखा गया है कि जोखिम का मूल्य निर्धारण। ठीक है। तो ग नंबर का जो विकल्प है जोखिम का मूल्यांकन और जोखिम का मूल्य निर्धारण, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि जोखिम अंकन, जोखिम का मूल्यांकन और जोखिम का मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है। यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हम लोग पढ़ेंगे, जोखिमांकन का मुख्य उद्देश्य है।
ए नंबर सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रतिकूल चयन अर्थात बीमा कंपनी के विरुद्ध चयन को रोकना। बी नंबर सेंटेंस में लिखा हुआ है जोखिमों को वर्गीकृत करना और जोखिमों के बीच समानता पक्की करना। तो ये जो सेंटेंस है जोखिमों के बीच समानता पक्की करना, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा समान प्रकार और समान जोखिम की डिग्री के दायरे में आने वाले आवेदकों को समान प्रीमियम की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि उनसे एक समान प्रीमियम लिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग विकल्प पढ़ते हैं। क नंबर के विकल्प में दिया हुआ है कि ए सही है बी गलत है। ख नंबर के विकल्प में है बी सही है ए गलत है। ग नंबर के विकल्प में है ए और बी दोनों सही है। घ नंबर के विकल्प में है ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, तो इन चारों विकल्प में हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ जो लिखा गया है सेंटेंस नंबर ए और सेंटेंस नंबर बी, ये दोनों सही है, क्योंकि जोखिमांकनकर्ता का मुख्य उद्देश्य है प्रतिकूल चयन अर्थात बीमा कंपनी के विरुद्ध चयन को रोकना और जोखिमों को वर्गीकृत करना और जोखिमों के बीच समानता पक्की करना। ये दोनों सेंटेंस सही है, इसलिए विकल्प नंबर ग यानी कि ए और बी दोनों सही है। हम ग नंबर वाले विकल्प को टिक करेंगे, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर वाला विकल्प। प्रश्न संख्या 9 हम लोग पढ़ेंगे। जोखिम अंकन में परम सद्भाव के सिद्धांत का पालन करना डैश के लिए जरूरी है। क नंबर का विकल्प है बीमा कंपनी, ख नंबर का विकल्प है बीमा धारक, ग नंबर का विकल्प है बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों, घ नंबर का विकल्प है चिकित्सा परीक्षक। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से परम सद्भाव के सिद्धांत का पालन किसको करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प, चूंकि परम सद्भाव के सिद्धांत का पालन बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों को करना है। ठीक है, अब परम सद्भाव का सिद्धांत होता क्या है कि यह बीमा अनुबंध का एक मौलिक सिद्धांत है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि अनुबंध करने वाले प्रत्येक पक्ष, एक पक्ष होता है क्रेता जो बीमा खरीद रहा होता है और दूसरा पक्ष होता है विक्रेता जो बीमा बेच रहा होता है, कंपनी। ठीक है, बीमा की विषय वस्तु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे। ठीक है, यानी कि जो बीमा खरीद रहा है वो भी बीमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे और जो बीमा बेच रहा है यानी कि बीमा कंपनी बीमा से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे। यही परम सद्भाव का सिद्धांत हमें बतलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों। अब हम लोग क्या करेंगे कि उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि जोखिम अंकन में परम सद्भाव के सिद्धांत का पालन करना बीमा कंपनी और बीमा धारक दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है, यानी कि ग नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हम लोग पढ़ेंगे। बीमा योग्य हित का अर्थ है डैश। क नंबर का विकल्प है बीमा के लिए प्रस्तावित संपत्ति में व्यक्ति का वित्तीय हित। ख नंबर का विकल्प है वह संपत्ति जो पहले से बीमित है। ग नंबर का विकल्प है नुकसान में प्रत्येक बीमा कंपनी का हिस्सा जब एक से अधिक बीमा कंपनी एक ही नुकसान को आवरित यानी कि कवर करती हो। घ नंबर का विकल्प है नुकसान की रकम जिससे बीमा कंपनी से वसूल किया जा सकता है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बीमा योग्य हित का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीमा के लिए प्रस्तावित संपत्ति में व्यक्ति का वित्तीय हित, यानी कि जिस संपत्ति का बीमा किया जाना है उस संपत्ति का फाइनेंशियल इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, अब हम एक उदाहरण दे करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि रमेश के पास 2 कार है, एक कार नई चमचमाती हुई है और दूसरी कार पुरानी कार है। तो हम आपसे पूछेंगे कि किस कार की वैल्यू ज़्यादा होगी। आप सीधे तौर पर कहेंगे कि नई वाली कार की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप इसको कह सकते हैं कि नई वाली कार में इंश्योरेबल इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी कि बीमा योग्य हित ज़्यादा है। ठीक है, जबकि पुरानी वाली कार में इंश्योरेबल इंटरेस्ट बीमा योग्य हित कम है। ठीक है, दूसरे शब्दों में समझिए
तो नई वाली कार का फाइनेंशियल इंटरेस्ट ज़्यादा है, जबकि पुरानी वाली कार का फाइनेंशियल इंटरेस्ट कम है। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क नंबर का विकल्प, बीमा के लिए प्रस्तावित संपत्ति में व्यक्ति का वित्तीय हित। प्रश्न संख्या 11 हम लोग पढ़ेंगे, चिकित्सा बीमा लेखन के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। क नंबर का विकल्प है, इसमें चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की उच्च लागत शामिल है। ख नंबर का विकल्प है, स्वास्थ्य बीमा के लिए चिकित्सकीय जोखिम अंकन में स्वास्थ्य स्थिति और आयु प्रमुख कारक हैं। ग नंबर का विकल्प है, प्रस्तावकों को अपने स्वास्थ्य जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने के लिए चिकित्सा और रोग संबंधी यानी कि पैथोलॉजिकल जांच से गुजरना पड़ता है। घ नंबर का विकल्प है, जोखिम के प्रत्येक घटक पर प्रतिशत मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चिकित्सा बीमा लेखन के संदर्भ में इन चारों विकल्प में से, इन चारों कथन में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जोखिम के प्रत्येक घटक पर प्रतिशत मूल्यांकन किया जाता है। ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत है। विकल्प नंबर घ में जो सेंटेंस लिखा गया है कि जोखिम के प्रत्येक घटक पर प्रतिशत मूल्यांकन किया जाता है, ये सेंटेंस कहाँ लागू होता है। तो ये सेंटेंस लागू होता है संख्यात्मक दर निर्धारण विधि में। ठीक है, यानी कि ये चिकित्सा बीमा लेखन का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 हम लोग पढ़ेंगे, IRDAI के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण के लिए डैश की अनुग्रह अवधि की अनुमति है। पहला विकल्प यानी क नंबर का विकल्प है 15 दिन, ख नंबर का विकल्प है 30 दिन, ग नंबर का विकल्प है 45 दिन और घ नंबर का विकल्प है 60 दिन। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि IRDAI के गाइडलाइन के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के रेन्युअल के लिए, आप इसको ऐसे समझिए, रेन्युअल के लिए डैश की अनुग्रह अवधि यानी कि ग्रेस पीरियड की अनुमति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के रेन्युअल के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिए जाने की अनुमति है। ठीक है, अपने शब्दों में समझ गए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ख नंबर का विकल्प 30 दिन। प्रश्न संख्या 13 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से कौन सी बीमारी के लिए जीवन शैली के कारक जिम्मेदार नहीं हैं। क नंबर का विकल्प है कैंसर, ख नंबर का विकल्प है एड्स, ग नंबर का विकल्प है मलेरिया और घ नंबर का विकल्प है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों बीमारियों में से वो कौन सी बीमारी है जिसके लिए जीवन शैली के कारक जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जीवन शैली के कारक होता क्या है। तो आप इसको अपने शब्दों में समझिए कि जीवन शैली के कारक जैसे कि आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी आबो हवा आदि, ये सब जीवन शैली के कारक हैं। तो इन चारों बीमारियों में से कौन सी बीमारी ऐसी है जिसके लिए जीवन शैली के कारक जिम्मेदार नहीं हैं। तो पहला विकल्प में कैंसर है, कैंसर के लिए जीवन शैली के कारक जिम्मेदार होंगे। अगर कोई व्यक्ति गलत खान पान करता है, गलत रहन सहन उसका होता है, तो उस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। ठीक है, दूसरा यानी कि ख नंबर का विकल्प है एड्स, एड्स के लिए भी जीवन शैली के कारक जिम्मेदार होंगे। ठीक है, लेकिन मलेरिया के लिए जीवन शैली के कारक जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, यानी कि मलेरिया कभी भी किसी को भी हो सकता है। ठीक है, घ नंबर यानी कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी आपकी खान पान, आपकी आबो हवा ये जिम्मेदार होंगे, यानी कि जीवन शैली के कारक उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग नंबर का विकल्प मलेरिया के लिए जीवन शैली के कारक जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से क्या प्राथमिक सेवा का हिस्सा है। क नंबर का विकल्प है बुखार, ख नंबर का विकल्प है कैंसर, ग नंबर का विकल्प है अंग प्रत्यारोपण, घ नंबर का विकल्प है
उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक सेवा का हिस्सा कौन सा है। तो क नंबर वाले विकल्प यानी कि क नंबर का जो विकल्प है बुखार, ये प्राथमिक सेवा का हिस्सा है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएगा, ठीक है, या छोटे मोटे क्लिनिक में जाकर के अपना इलाज कराएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो क्या वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएगा? आप कहेंगे नहीं जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर क्लास के हॉस्पिटल में जाएगा। तो बुखार जो है वो प्राथमिक सेवा का हिस्सा है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 15 हम लोग पढ़ेंगे। व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए पहला मानकीकृत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद भारतीय बाजार में सभी 4 राष्ट्रीयकृत गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा वर्ष डैश में लॉन्च किया गया था। ये याद रखने वाला क्वेश्चन आंसर है, इसको आप याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प 1986। यानी कि 4 विकल्प दिया है। क नंबर के विकल्प में है 1948, ख नंबर के विकल्प में है 1954, ग नंबर के विकल्प में है 1986 और घ नंबर के विकल्प में है 2001 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986, यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हम लोग पढ़ेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की स्थापना भारत सरकार ने डैश वर्ष में की थी। क नंबर का विकल्प है 1951, ख नंबर का विकल्प है 1948, ग नंबर का विकल्प है 1977, घ नंबर का विकल्प है 1971। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ख नंबर का विकल्प 1948। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना की स्थापना भारत सरकार ने 1948 ईस्वी में की थी, ठीक है। ये याद रखने वाला प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 हम लोग पढ़ेंगे। टीपीए शब्द का मतलब है डैश। क नंबर का विकल्प है प्राथमिक एसोसिएट, ख नंबर का विकल्प है सहायता प्रदान करना, ग नंबर का विकल्प है तृतीय पक्ष व्यवस्थापक यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, घ नंबर का विकल्प है तृतीय पक्ष की सहायता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प तृतीय पक्ष व्यवस्थापक यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। ये याद रखने वाला प्रश्न है कि टीपीए शब्द का क्या मतलब है। इसका अर्थ हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय पक्ष व्यवस्थापक यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। प्रश्न संख्या 18 हम लोग पढ़ेंगे। डैश एक बीमा धारक है जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद उपचार की प्रक्रिया से गुजरता है। क नंबर का विकल्प है अंतरंग रोगी यानी कि इन पेशेंट, ख नंबर का विकल्प है बहिरंग रोगी यानी कि आउट पेशेंट, ग नंबर का विकल्प है दैनिक रोगी, घ नंबर का विकल्प है हाउस पेशेंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क नंबर का विकल्प अंतरंग रोगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि अंतरंग रोगी यानी कि इन पेशेंट एक बीमा धारक है जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद उपचार की प्रक्रिया से गुजर रहा है, ठीक है। यानी कि क नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 हम लोग पढ़ेंगे। डैश कैशलेस सुविधा से भुगतान किए जाने पर बीमा धारक को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा सूचीबद्ध किसी अस्पताल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को संदर्भित करता है। क नंबर का विकल्प है दैनिक देखभाल केंद्र यानी कि डे केयर सेंटर, ख नंबर का विकल्प है नेटवर्क प्रदाता, ग नंबर का विकल्प है तृतीय पक्ष व्यवस्थापक, घ नंबर का विकल्प है आवासीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प नेटवर्क प्रदाता यानी कि नेटवर्क प्रदाता जो बीमा धारक को चिकित्सा सेवाएं देती है वो बीमा कंपनी द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होती है, ठीक है। वही क्वेश्चन के सेंटेंस में कह रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प नेटवर्क प्रदाता। अब हम लोग क्या करेंगे कि उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि नेटवर्क प्रदाता कैशलेस सुविधा से भुगतान किए जाने पर बीमा धारक को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा सूचीबद्ध किसी अस्पताल
स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को संदर्भित करता है। संदर्भित का अर्थ हो जाएगा दिखाना या होना। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प नेटवर्क प्रदाता। प्रश्न संख्या 20 हम लोग पढ़ेंगे। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा लिए गए नैतिक जोखिम का परिणाम डैश हो सकता है। क नंबर का विकल्प है समुदाय दर निर्धारण, ख नंबर का विकल्प है प्रतिकूल चयन, ग नंबर का विकल्प है स्वास्थ्य बीमा का दुरुपयोग, घ नंबर का विकल्प है जोखिम पुलिंग। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर कोई स्वास्थ्य बीमा कंपनी नैतिक जोखिम को स्वीकार कर लेती है तो उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो उसी को यहाँ लिखा गया है कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा लिए गए नैतिक जोखिम का परिणाम डैश हो सकता है। तो अगर नैतिक जोखिम के अंतर्गत कोई बीमा को स्वीकार कर लिया जाता है तो वो प्रतिकूल चयन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब कोई प्रपोजल जोखिमांकनकर्ता के पास जाता है जो जोखिम को देखती है और उस प्रपोजल में जोखिमांकनकर्ता को लगता है कि नहीं ये आवेदक नैतिक जोखिम के अंतर्गत है, तो उसका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसे बीमा नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया जाता है तो वो प्रतिकूल चयन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि बीमा कंपनी के विरुद्ध चुनाव, यानी कि बीमा कंपनी के विरुद्ध चयन। ठीक है, तो उसी को यहाँ लिखा गया है प्रतिकूल चयन, यानी कि ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा लिए गए नैतिक जोखिम का परिणाम प्रतिकूल चयन हो सकता है, यानी कि ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 हम लोग पढ़ेंगे। प्राथमिक देखभाल का वर्णन डैश के रूप में किया जा सकता है। क नंबर का विकल्प है गंभीर स्थिति में रोगी को प्रदान की गई देखभाल, ख नंबर का विकल्प है अस्पतालों में की गई देखभाल, ग नंबर का विकल्प है स्वास्थ्य सेवा की मांग करने वाले लोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु, घ नंबर का विकल्प है चिकित्सकों द्वारा की गई देखभाल। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्राथमिक देखभाल का वर्णन डैश के रूप में किया जा सकता है, यानी कि प्राथमिक देखभाल को आप कैसे समझेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा की मांग करने वाले लोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु, यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि प्राथमिक देखभाल का वर्णन स्वास्थ्य सेवा की मांग करने वाले लोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 हम लोग पढ़ेंगे। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के तहत किसे कवर नहीं किया जा सकता है। क नंबर का विकल्प है बच्चे, ख नंबर का विकल्प है पति पत्नी, ग नंबर का विकल्प है सास ससुर और घ नंबर का विकल्प है मामा। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के तहत इन चारों विकल्प में से किसको कवर नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मामा, यानी कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में मामा मामी चाचा चाची ताऊ इन सबको कवर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 23 हम लोग पढ़ेंगे। इस परिदृश्य में दिखाए गए बीमा के रूप को पहचाने। परिदृश्य लिखा हुआ है रोगी स्वास्थ्य सेवा देने वाले को भुगतान करता है और बाद में स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा इसे चुकता किया जाता है। क नंबर का विकल्प है सेवा लाभ, ख नंबर का विकल्प है प्रत्यक्ष अनुबंध, ग नंबर का विकल्प है क्षतिपूर्ति और घ नंबर का विकल्प है दुर्घटना। तो प्रश्न में जो सेंटेंस लिखा गया है कि रोगी स्वास्थ्य सेवा देने वाले को पहले भुगतान करता है और बाद में स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा इसे चुकता किया जाता है, ये परिदृश्य क्या दिखाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प क्षतिपूर्ति, यानी कि यह परिदृश्य बीमा के क्षतिपूर्ति वाले रूप को दर्शाता है, यानी कि रोगी को जो फाइनेंशियल लॉस हुआ बीमा कंपनी उस लॉस को पूरा किया। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में समझिए, यानी कि जो क्षति हुई उसकी पूर्ति की गई।
ठीक है, इसलिए गौ नंबर का जो विकल्प है क्षतिपूर्ति इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए पात्र नहीं होगा? क नंबर का विकल्प है किसी कंपनी के कर्मचारी, ख नंबर का विकल्प है किसी संगठन के क्रेडिट कार्ड धारक, ग नंबर का विकल्प है संघ के पेशेवर सदस्य और घ नंबर का विकल्प है समूह स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाने के प्रयोजन से गठित असंबंधित व्यक्तियों का समूह। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से, इन चारों समूह में से कौन सा समूह ऐसा है जो एक समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने के लिए पात्र नहीं होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ नंबर का विकल्प समूह स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाने के प्रयोजन से गठित असंबंधित व्यक्तियों का समूह, यानी कि एक ऐसा समूह जो समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का लाभ उठाने के प्रयोजन से उद्देश्य से गठित किया गया है और वो असंबंधित व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, यानी कि वो लीगल नहीं है। ठीक है, यानी कि घ नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से किसे बीमा दावा प्रक्रिया में प्राथमिक हितधारक माना जाता है? क नंबर का विकल्प है ग्राहक, ख नंबर का विकल्प है मालिक, ग नंबर का विकल्प है बीमा लेखक, घ नंबर का विकल्प है बीमा एजेंट या ब्रोकर। तो हितधारक का अर्थ हो जाएगा, इसको आप नॉर्मल शब्दों में समझिए अपनी भाषा में, तो हितधारक का अर्थ हो जाएगा हिस्सेदार। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे बीमा दावा प्रक्रिया में प्राथमिक यानी कि पहला हितधारक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क नंबर का विकल्प ग्राहक। ग्राहक जो है वो बीमा दावा प्रक्रिया में प्राथमिक हितधारक माना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 हम लोग पढ़ेंगे। राजीव महतो द्वारा प्रस्तुत एक स्वास्थ्य बीमा दावे की जांच के मध्य बीमा कंपनी को पता चलता है कि राजीव महतो के बजाय उसके भाई राजेश महतो को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजीव महतो की पॉलिसी एक फैमिली फ्लोटर योजना नहीं है। यह डैश धोखाधड़ी का एक उदाहरण है। क नंबर का विकल्प है प्रतिरूपण, ख नंबर का विकल्प है नकली दस्तावेज बनाना, ग नंबर का विकल्प है खर्च को बढ़ा चढ़ाकर बताना और घ नंबर का विकल्प है आउटपेशेंट उपचार को इनपेशेंट अस्पताल में भर्ती होने में परिवर्तित करना। तो प्रश्न में यहाँ कहा गया है कि राजीव महतो जो है वो स्वास्थ्य बीमा कंपनी के पास क्लेम लेने के लिए अपील करता है। ठीक है, यहाँ जब बीमा कंपनी जांच करती है तो जांच के बीच उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में राजीव महतो के बजाय राजेश महतो को भर्ती कराया गया था। ठीक है, राजीव महतो जो पॉलिसी लिया है वो पॉलिसी जो है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी नहीं है। ठीक है, यह डैश धोखाधड़ी का उदाहरण है। तो यह प्रतिरूपण धोखाधड़ी का एक उदाहरण है। प्रतिरूपण का अर्थ हो जाएगा नकली पहचान बनाना। नकली पहचान कैसे हुआ कि राजीव महतो जो है राजेश महतो को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और अपने नाम से वो क्लेम लेने के लिए बीमा कंपनी के पास अपील किया। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क नंबर का विकल्प प्रतिरूपण, यानी कि नकली पहचान बनाना, यानी कि नकली पहचान बना करके राजीव महतो क्लेम लेना चाह रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 हम लोग पढ़ेंगे। स्वास्थ्य बीमा के दावे डैश द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। क नंबर का विकल्प है बीमा अभिकर्ता, ख नंबर का विकल्प है बीमा बिचौलिए, ग नंबर का विकल्प है समग्र बीमा अभिकर्ता और घ नंबर का विकल्प है टीपीए। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा के दावे डैश द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। क्रियान्वित या निष्पादन दोनों को एक ही रूप में समझिए। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प टीपीए। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य बीमा के दावे टीपीए द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, यानी कि घ नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोड बीमारी का इलाज करने की प्रक्रिया को दर्शाता है? क नंबर का विकल्प है ICD, ख नंबर का विकल्प है DCI, ग नंबर का विकल्प है CPT, घ नंबर का विकल्प है PCT। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प CPT। इस प्रश्न को याद रखिएगा, इसका उत्तर भी याद रखिएगा। ये याद रखने वाला प्रश्न है कि बीमारी का इलाज करने की प्रक्रिया को दर्शाता है, तो वो कोड होता है CPT, यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 हम लोग पढ़ेंगे। स्वास्थ्य बीमा में अस्पतालों के संबंध में PPN का सही पूर्ण रूप पहचानें। क नंबर का विकल्प है पब्लिक प्रेफर्ड नेटवर्क, ख नंबर का विकल्प है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, ग नंबर का विकल्प है पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क, घ नंबर का विकल्प है प्रोवाइडर प्रेफरेंशियल नेटवर्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा PPN का पूर्ण रूप हो जाएगा ख नंबर का विकल्प प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। ये प्रश्न और उत्तर याद रखिएगा, ये याद रखने वाला प्रश्न है। PPN का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 हम लोग पढ़ेंगे। कोरोना कवच पॉलिसी केवल डैश के लिए उपलब्ध है। क नंबर का विकल्प है व्यक्ति के लिए, ख नंबर का विकल्प है समूह के लिए, ग नंबर का विकल्प है परिवार के लिए, घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प उपरोक्त सभी, यानी कि कोरोना कवच पॉलिसी जो है वो व्यक्ति के लिए, समूह के लिए और परिवार के लिए, यानी कि उपरोक्त सभी सबके लिए उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि घ नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 हम लोग पढ़ेंगे। अस्पताल पूर्व खर्चों में डैश शामिल होते हैं। क नंबर का विकल्प है अस्पताल से पूर्व किसी भी बीमारी के खर्चे, ख नंबर का विकल्प है अस्पताल से पूर्व केवल उसी बीमारी के खर्चे, ग नंबर का विकल्प है दोनों सही है, घ नंबर का विकल्प है दोनों में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अस्पताल पूर्व खर्चों में डैश शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प अस्पताल से पूर्व केवल उसी बीमारी के खर्चे, यानी कि जिस बीमारी को लेकर के आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे उसी बीमारी के खर्चे। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। तो ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 हम लोग पढ़ेंगे। स्वास्थ्य बीमा जोखिम का अर्थ है एक ऐसी संविदा जो डैश प्रदान करती है। क नंबर का विकल्प है बीमारी लाभ, ख नंबर का विकल्प है स्वास्थ्य तथा शल्य चिकित्सा लाभ, ग नंबर का विकल्प है अस्पताल के खर्चे, घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत जो जोखिम कवर किया जाता है, जो रिस्क कवर किया जाता है, उसका क्या अर्थ है? एक ऐसी संविदा जो डैश प्रदान करती है, क्या क्या प्रदान करती है? क नंबर का विकल्प है बीमारी लाभ, ख नंबर का विकल्प है स्वास्थ्य तथा शल्य चिकित्सा लाभ, ग नंबर का विकल्प है अस्पताल के खर्चे। ये तीनों लाभ प्रदान करती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घ नंबर का विकल्प उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि घ नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 हम लोग पढ़ेंगे। अस्पताल के पश्चात खर्चों का अर्थ है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अस्पताल के बाद खर्चों का क्या अर्थ है। ठीक है, क नंबर का विकल्प है अस्पताल से छुट्टी होने के पश्चात किए गए खर्चे, ख नंबर का विकल्प है अस्पताल में दाखिल के मध्य दवाई के खर्चे, ग नंबर का विकल्प है अस्पताल में दाखिल के मध्य शल्य चिकित्सा के खर्चे, घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त तीनों में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क नंबर का विकल्प अस्पताल से छुट्टी होने के पश्चात किए गए खर्चे। सेंटेंस बिल्कुल ही सरल है, क्वेश्चन का भी सेंटेंस सरल है और उत्तर का भी सेंटेंस बिल्कुल सरल है, आप समझ जाएंगे इसको आराम से। ठीक है, तो क नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 हम लोग पढ़ेंगे। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, पहचाने। क नंबर का विकल्प है स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता से है, ख नंबर का विकल्प है स्वास्थ्य बीमा का संबंध मर्त्यता से है, ग नंबर का विकल्प है स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता के साथ साथ मर्त्यता से है, घ नंबर का विकल्प है स्वास्थ्य बीमा का संबंध
न तो रुग्णता से और न मर्त्यता से है। ठीक है, रुग्णता का अर्थ हो जाएगा बीमार पड़ने के जोखिम। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में समझिए कि रुग्णता का अर्थ हो जाएगा रोग बीमारी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क नंबर का विकल्प, स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता से है, रोग बीमारी से है। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा का संबंध मर्त्यता से यानी कि मृत्यु से नहीं है। तो क नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 हम लोग पढ़ेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार एक बीमा कंपनी को डैश के अंदर बीमा प्रस्ताव पर कार्रवाई करनी होती है। ठीक है, क नंबर का विकल्प है 7 दिन, ख नंबर का विकल्प है 15 दिन, ग नंबर का विकल्प है 30 दिन और घ नंबर का विकल्प है 45 दिन। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गाइडलाइन के अनुसार, दिशा निर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी को बीमा प्रस्ताव पर यानी कि जो प्रपोजल दिया जाता है बीमा के लिए उस पर कितने दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर का विकल्प 15 दिन। ये याद रखने वाला प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 हम लोग पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों को घोषित न करना या गलत सूचना प्रदान करना या धोखा देने से एक बीमा पॉलिसी डैश हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर कोई बीमा पॉलिसी में कोई महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा न हो या गलत सूचना प्रदान की गई हो या धोखा दी गई हो, ठीक है, तो वो बीमा पॉलिसी क्या हो जाएगी? वो बीमा पॉलिसी शून्य हो जाएगी। यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किए थे कि परम सद्भाव का सिद्धांत क्या होता है। तो परम सद्भाव का सिद्धांत जो होता है यह बीमा अनुबंध का एक मौलिक सिद्धांत है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि अनुबंध करने वाले प्रत्येक पक्ष, एक पक्ष हो जाएगा आपका बीमा खरीदने वाला और दूसरा पक्ष हो जाएगा बीमा बेचने वाला। यानी कि ग्राहक और बीमा कंपनी बीमा की विषय वस्तु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे। अगर किसी चीज का खुलासा नहीं होता है या गलत सूचना प्रदान की जाती है या धोखा दे करके बीमा पॉलिसी खरीदी जाती है तो वो बीमा पॉलिसी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 हम लोग पढ़ेंगे। बीमाकर्ता आमतौर पर स्वास्थ्य पॉलिसी के प्रस्ताव के साथ एक विवरणिका भी देते हैं। यह विवरणिका डैश जानकारी प्रदान करती है। क नंबर का विकल्प है पॉलिसी की शर्तों के बारे में, ख नंबर का विकल्प है पॉलिसी के लाभों के बारे में, ग नंबर का विकल्प है उपरोक्त दोनों, घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त दोनों में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि बीमाकर्ता यानी कि कंपनी आमतौर पर स्वास्थ्य पॉलिसी के प्रस्ताव के साथ एक विवरणिका यानी कि प्रोस्पेक्टस भी देते हैं। यह विवरणिका डैश जानकारी प्रदान करती है। क्या जानकारी प्रदान करती है? तो ये जानकारी प्रदान करती है पॉलिसी की शर्तों के बारे में और पॉलिसी के लाभों के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प उपरोक्त दोनों। ठीक है, यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 हम लोग पढ़ेंगे। एक स्वास्थ्य बीमा प्रस्ताव में एक विवरणिका होती है जो डैश के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इन चारों विकल्पों में से कौन कौन सी जानकारी प्रदान करती है ये देखने वाली बात होगी। तो क नंबर का विकल्प है जोखिम, ख नंबर का विकल्प है बहिष्करण, ग नंबर का विकल्प है अन्य शर्तें, घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त सभी। तो स्वास्थ्य बीमा प्रस्ताव में एक विवरणिका होती है जो ये तीनों जानकारी प्रदान करती है, जोखिम की भी, बहिष्करण की भी और अन्य शर्तों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर का विकल्प उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 39 हम लोग पढ़ेंगे। नीचे दिया गया कौन सा कथन एक वारंटी के संबंध में सही है? क नंबर का विकल्प है वारंटी एक शर्त है जो पॉलिसी में उल्लेख किए बिना निहित होती है। ख नंबर का विकल्प है वारंटी पॉलिसी में स्पष्ट रूप से वर्णित एक शर्त है। ग नंबर का विकल्प है वारंटी पॉलिसी में स्पष्ट रूप से वर्णित एक शर्त है और इसके बारे में बीमा धारक को अलग से बताया जाता है और पॉलिसी दस्तावेज का हिस्सा नहीं है। घ नंबर का विकल्प है अगर किसी वारंटी का उल्लंघन किया जाता है तो दावे का फिर भी भुगतान किया जा सकता है।
अगर यह जोखिम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वारंटी के संबंध में इन चारों विकल्प में से, इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प, वारंटी पॉलिसी में स्पष्ट रूप से वर्णित एक शर्त है। यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 हम लोग पढ़ेंगे। अगर पॉलिसी जारी करते समय इसके कुछ नियमों और शर्तों में संशोधन किया जाना आवश्यक है तो यह कार्य डैश के माध्यम से संशोधनों का निर्धारण करके पूरा किया जाता है। क नंबर का विकल्प है वारंटी, ख नंबर का विकल्प है पृष्ठांकन, ग नंबर का विकल्प है परिवर्तन और घ नंबर का विकल्प है संशोधन संभव नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर का विकल्प पृष्ठांकन या इंडोर्समेंट। ठीक है, तो अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि अगर पॉलिसी जारी करते समय इसके कुछ नियमों और शर्तों में संशोधन किया जाना आवश्यक है तो यह कार्य पृष्ठांकन के माध्यम से संशोधनों का निर्धारण करके पूरा किया जाता है। यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 हम लोग पढ़ेंगे। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए जो सिविल सेवाओं में कार्यरत हैं एक स्वास्थ्य योजना, जिसे केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जाता है, की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। क नंबर का विकल्प है 1950, ख नंबर का विकल्प है 1954, ग नंबर का विकल्प है 1967, घ नंबर का विकल्प है 1977। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प 1954। अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए जो सिविल सेवाओं में कार्यरत हैं एक स्वास्थ्य योजना, जिसे केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जाता है, की स्थापना 1954 वर्ष में हुई थी। यानी कि ख नंबर का जो विकल्प है 1954 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न उत्तर रटने वाला प्रश्न उत्तर है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। प्रश्न संख्या 42 हम लोग पढ़ेंगे। तृतीय पक्ष व्यवस्थापक टीपीए को डैश द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता है तथा उन्हें प्रदान की गई सेवा के लिए प्रीमियम का कुछ प्रतिशत फीस के तौर पर दिया जाता है। प्रश्न में पूछ रहा है कि टीपीए जो सेवा प्रदान करती है, टीपीए को पैसा कौन देता है। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में समझिए। कौन नंबर का विकल्प का रहा है दावादार, ख नंबर के विकल्प में है बीमाकर्ता के अभिकर्ता, ग नंबर के विकल्प में है बीमाकर्ता, घ नंबर के विकल्प में है बीमा बिचौलिए। तो टीपीए को जो पैसा है वो बीमाकर्ता देती है, यानी कि कंपनी देती है। ठीक है, यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बीमाकर्ता का अर्थ हो जाएगा जो लोगों का बीमा करती है। ठीक है, अब हम लोग उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि तृतीय पक्ष व्यवस्थापक को बीमाकर्ता द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता है तथा उन्हें प्रदान की गई सेवा के लिए प्रीमियम का कुछ प्रतिशत फीस के तौर पर दिया जाता है। यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 हम लोग पढ़ेंगे। स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में शब्द स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। क नंबर का विकल्प है एक ऐसा शरीर जिसमें कोई बीमारी नहीं है, ख नंबर का विकल्प है एक संपूर्ण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण, ग नंबर का विकल्प है उपरोक्त दोनों, घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त दोनों में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में स्वास्थ्य शब्द का क्या अर्थ है, आप इसको अपने शब्दों में समझिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख नंबर का विकल्प एक संपूर्ण मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक कल्याण। ठीक है, यानी कि ख नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 हम लोग पढ़ेंगे। एक प्रस्ताव पत्र के अंत में दी गई एक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा बयान नहीं होता है। क नंबर का विकल्प है कि उसने प्रस्ताव को अपनी भाषा में समझ लिया है, ख नंबर का विकल्प है कि उसने प्रस्ताव को समझकर अपने हाथों से भरा है, ग नंबर का विकल्प है कि उसने प्रस्ताव को समझकर सच्चाई पूर्वक सवालों के जवाब दिए हैं, घ नंबर का विकल्प है कि उसने प्रस्ताव फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उसको भरने के लिए बीमा एजेंट को बोल दिया है। यानी कि घ नंबर का जो विकल्प है कि उसने प्रस्ताव फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उसको भरने के लिए बीमा एजेंट को बोल दिया है, यही वाला बयान प्रस्ताव पत्र के अंत में नहीं होता है। ठीक है, यानी कि घ नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 45 हम लोग पढ़ेंगे। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार बीमा धारक को डैश के लिए भुगतान किया जाता है। क नंबर का विकल्प है बीमा राशि की सीमा तक वास्तविक नुकसान। ख नंबर का विकल्प है वास्तव में खर्च की गई राशि की परवाह किए बिना बीमा राशि। ग नंबर का विकल्प है दोनों पक्षों के बीच सहमत एक निश्चित रकम। घ नंबर का विकल्प है कि बीमा राशि की परवाह किए बिना वास्तविक नुकसान। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार, क्षतिपूर्ति का अर्थ हो जाएगा जितनी की क्षति उतनी की पूर्ति, ठीक है, यानी कि क्षति की पूर्ति करना, ठीक है। तो वही प्रश्न में पूछ रहा है कि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार बीमा धारक को डैश के लिए भुगतान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीमा राशि की सीमा तक वास्तविक नुकसान, यानी कि बीमा राशि की सीमा के अंदर, यानी कि बीमा राशि के सीमा के दायरे के अंदर जो वास्तविक नुकसान होता है उसी का भुगतान किया जाता है, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे, यानी कि क नंबर का जो विकल्प है बीमा राशि की सीमा तक वास्तविक नुकसान, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 हम लोग पढ़ेंगे। बीमा लेखक के लिए किसी आवेदक के बारे में जानकारी का पहला और प्राथमिक स्रोत उसका डैश है। क नंबर का विकल्प है उम्र के प्रमाण का दस्तावेज। ख नंबर का विकल्प है वित्तीय दस्तावेज। ग नंबर का विकल्प है पिछला मेडिकल रिकॉर्ड। घ नंबर का विकल्प है प्रस्ताव पत्र। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बीमा लेखक के लिए आवेदक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पहला और प्राथमिक स्रोत क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्ताव पत्र, यानी कि प्रोपोजल फॉर्म, जिसके माध्यम से बीमा लेखक आवेदक के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। यानी कि पहला और प्राथमिक स्रोत उसका प्रोपोजल फॉर्म होता है, आवेदक का प्रोपोजल फॉर्म होता है, यानी कि प्रस्ताव पत्र। प्रश्न संख्या 47 हम लोग पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व रुग्णता दर को प्रभावित नहीं करता है। क नंबर का विकल्प है आयु। ख नंबर का विकल्प है लिंग। ग नंबर का विकल्प है जाति और घ नंबर का विकल्प है व्यवसाय। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक ऐसा है, कौन सा तत्व ऐसा है जो रुग्णता दर को प्रभावित नहीं करता है। रुग्णता दर का अर्थ हो जाएगा बीमार पड़ने के कारक। इसको आप अपने शब्दों में समझिए कि रोग बीमारी को प्रभावित नहीं करता है। आयु जो है वो रोग बीमारी को प्रभावित करेगा। लिंग यानी कि जेंडर जो है वो रोग बीमारी को प्रभावित करेगा। व्यवसाय जो है वो रोग बीमारी को प्रभावित करेगा। ग नंबर का विकल्प जाति जो है वो रोग बीमारी को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प जाति, यानी कि जाति रुग्णता दर को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 हम लोग पढ़ेंगे। बीमा लेखन प्रक्रिया तब पूरी हो जाती है जब डैश। क नंबर का विकल्प है प्रस्तावक के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्ताव प्रपत्र के माध्यम से एकत्र कर ली जाती हैं। ख नंबर का विकल्प है प्रस्तावक की सभी चिकित्सा जांच और परीक्षाएं पूरी हो जाती हैं। ग नंबर का विकल्प है प्राप्त जानकारी का सावधानी से आकलन किया जाता है और उचित जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। घ नंबर का विकल्प है पॉलिसी जोखिम चयन और मूल्य निर्धारण के बाद प्रस्तावक को जारी की जाती है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि बीमा लेखन की प्रक्रिया कब पूरी हो जाती है, उसी को यहाँ प्रश्न बना करके पूछा जा रहा है कि बीमा लेखन प्रक्रिया तब पूरी हो जाती है जब आगे का जो सेंटेंस है वो हमें इस रिक्त स्थान में भरना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर का विकल्प प्राप्त जानकारी का सावधानी से आकलन किया जाता है और उचित जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि ग नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 हम लोग पढ़ेंगे। एक बीमा कंपनी जोखिम प्रदान नहीं करती है जब तक बीमा का एक प्रस्ताव उसके पास लंबित है तथा डैश। क नंबर का विकल्प है वह स्वीकार न कर लिया जाए। ख नंबर का विकल्प है प्रथम प्रीमियम रसीद जारी न हो जाए। ग नंबर का विकल्प है उपरोक्त दोनों। घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त दोनों में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि एक बीमा कंपनी रिस्क कवर तब तक चालू नहीं करती है जब तक बीमा का एक प्रस्ताव उसके पास लंबित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
वह स्वीकार न कर लिया जाए। जब तक प्रोपोजल को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है तब तक रिस्क कवर चालू नहीं होता है। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में समझिए। तो उसी को प्रश्न बना करके यहाँ पूछा जा रहा है कि एक बीमा कंपनी जोखिम प्रदान नहीं करती है जब तक बीमा का एक प्रस्ताव उसके पास लंबित है तथा वह स्वीकार न कर लिया जाए। ठीक है, यानी कि क नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 हम लोग पढ़ेंगे। कैशलेस दावे का अर्थ है। क नंबर का विकल्प है जब एक ग्राहक को अस्पताल में दाखिल होते समय नकदी की आवश्यकता न हो। ख नंबर का विकल्प है जब एक ग्राहक को अस्पताल के दाखिले, दवाइयाँ तथा शल्य चिकित्सा का भुगतान नगद न करना पड़े। ग नंबर का विकल्प है उपरोक्त दोनों। घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त दोनों में से कोई भी नहीं। यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है, तो इस विकल्प के अनुसार कैशलेस दावे का अर्थ है जब एक ग्राहक को अस्पताल के दाखिले, दवाइयाँ तथा शल्य चिकित्सा का भुगतान नगद ना करना पड़े। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस विकल्प के अनुसार, दिए गए 4 विकल्प के अनुसार ख नंबर का जो विकल्प है यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, 50 प्रश्नों की ये सीरीज आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया में बताइएगा। वीडियो में बताए गए कोई शब्द या वाक्य आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।